पूरी पृथ्वी पर समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया और अज्ञात कारणों से कई बाढ़ और सुनामी आईं। एक शक्तिशाली बाढ़ ने पहाड़ों को हिला दिया और पूरी दुनिया ने जल आपदा का प्रकोप महसूस किया। लेकिन हमारा नायक इस समय इतनी गहरी नींद में था कि उसने कुछ नहीं सुना और केवल अलार्म घड़ी की घंटी ही उसे जगा सकी। वह बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसके सिर में दर्द से जलन हो रही थी। हमारे नायक का नाम सुई था और इसके लिए वही जिम्मेदार था। उसने यह गलती फिर से की थी, भले ही उसने कई बार खुद से वादा किया था कि वह ऐसा नहीं करेगा। चाहे ग्राहक कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसके साथ इतना पीने की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह अधिक महत्वपूर्ण था कि सौदा हो या ना हो, न कि उसने और ग्राहक ने कितना शराब पी। अगले दिन का हैंगओवर भयानक था और उसे ऐसी हालत में काम पर जाना पड़ा। सुई हमेशा की तरह अपने घर की चप्पल पहनने ही वाला था जब अचानक उसने गीली चप्पल पहन ली और सीधे पानी में चला गया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी और एकमात्र तार्किक व्याख्या यह थी कि उसने नशे में कल नल खुला छोड़ दिया था और अपने अपार्टमेंट को पानी से भर दिया था। लेकिन सभी नलों की जांच करने के बाद यह पता चला कि वे और पाइप भी ठीक थे। अब यह पूरी स्थिति वास्तव में अजीब हो गई, क्योंकि वह सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था और ऊपर से कोई भी पड़ोसी उसे बांट नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसके अपार्टमेंट में वैसे भी कुछ भी कीमती नहीं था, इसलिए सुई ने पहले जगह को हवा देने का फैसला किया और बाकी सब कुछ काम के बाद निपटाने का सोचा। उसने धूप आने देने के लिए पर्दे खोले और आश्चर्य में जम गया। खिड़की के बाहर व्यस्त शहर और अपने काम में लगे हजारों लोगों के सामान्य दृश्य के बजाय पानी था, समुद्री पानी लहरों के साथ। वह कहीं भी देखता, यह हर जगह था और केवल विभिन्न प्रकार का तैरता हुआ मलबा उसकी सतह पर तैर रहा था। सुई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह कैसे संभव था? पानी के नीचे से केवल उसके शहर की सबसे ऊंची इमारतों की छोटी ही दिखाई दे रही थी। बाकी सब कुछ नीले गर्त में दबा हुआ था। यह विश्वास करना इतना कठिन था कि पहले तो सुई को लगा कि वह पिछली रात की शराब पीने के बाद केवल भ्रम देख रहा है। दुर्भाग्यवश ये भ्रम बहुत जिद्दी थे और कहीं नहीं जा रहे थे। चाहे हमारे नायक ने अपनी आंखें कितनी भी बंद कर लीं, खिड़की के बाहर का दृश्य जरा भी नहीं बदला। जो हो रहा था उसकी वास्तविकता का एहसास उसे बिजली की तरह लगा। वह खिड़की से डर के मारे दूर हट गया। यह न तो कोई भ्रम है और न ही सपना। अब यह वह क्रूर वास्तविकता है जिसमें वह जी रहा है। सब कुछ स्पष्ट हो गया और तुरंत समझ में आ गया कि उसके अपार्टमेंट की पूरी मंजिल पानी में क्यों थी। लेकिन फिर भी सवाल बना रहा, क्या सुई कल इतनी शराब पी चुका था कि उसने यह नहीं देखा कि पूरा शहर पानी में डूब गया है? उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि अन्य बचे हुए लोगों की तलाश की जाए। शायद उसके कुछ पड़ोसी अभी भी अपने अपार्टमेंट में थे और उसे बता सकते थे कि क्या हुआ था। सुई गलियारे के पहले दरवाजे पर गया और खटखटाने लगा, पूछते हुए कि क्या कोई घर पर है। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह खटखटाता रहा, जवाब की मांग करता रहा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया, क्योंकि वह बस अनलॉक था। अंदर उसे अव्यवस्था और बिखरी हुई चीजों का सामना करना पड़ा। जाहिर है उसके पड़ोसी जल्दी में सामान पैक कर रहे थे। अंदर कोई नहीं था और वह कुत्ता जो हमेशा हमारे नायक को अपनी भौंकने और रोने से सोने नहीं देता था, वह भी गायब था। ऐसा लगा जैसे यह कमरा बहुत पहले छोड़ दिया गया था। फिर भी सुई को यह अजीब लगा कि उनके शहर के इतिहास में यह पहली बार था जब एक ही रात में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी। बिखरी हुई चीजों और जिस हालत में सब कुछ छोड़ा गया था, उसे देखकर लगता है कि पड़ोसी जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हो रहा है, तुरंत भागने के लिए बेताब हो गए। सब कुछ फेंक दिया और दरवाजा बंद करना भूल गए। और ऐसा लगता है कि केवल हमारा नायक, जो शराब के नशे में सो रहा था, पूरी इमारत में अकेला रह गया, जबकि बाकी लोग सुरक्षित जगह भाग गए। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें और सोचें तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ इतनी मोटी धूल की परत कैसे हो सकती है? भले ही वे कल भाग गए हों। और खाना इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपार्टमेंट छोड़े हफ्ते हो गए हों। वास्तव में ये कल्पना करना कठिन था कि एक विशाल बाढ़ भी आधे दिन में पूरे शहर को डुबो सकती है। सुई को फोन की थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई सिग्नल नहीं था और यहाँ तक कि आपातकालीन सेवाएं भी जवाब नहीं दे रही थीं। पूरी बात अजीब थी। क्या हमारा नायक यहाँ अकेला रह गया था? खैर, भले ही वह अकेला हो, वह हार मानने वाला नहीं था। भले ही उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था, वह कुछ नहीं करने वाला नहीं था। पहले हमें यह पता लगाना था कि क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है। बेशक लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और जैसा कि पता चला, सीढ़ियां भी पानी में डूबी हुई थीं। पानी सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया था। यह छूने में ठंडा था और पहली नजर में निर्जीव लग रहा था। हालांकि जैसे ही उसने हमारे नायक से कुछ मीटर दूर पानी को हल्के से छुआ, वह उबलने लगा। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। एक काली छाया सतह पर तैरने लगी। पानी से एक मानव सिर प्रकट हुआ और सुई चौंक गई। ये से एक मृत महिला थी और एक नजर में ही यह समझ में आ गया कि शव में कुछ गड़बड़ थी। ये सतह पर तैर रहा था और जैसे ही उसका मुंह पानी से बाहर आया, वह खुल गया और एक साथ 4 जीभें या एक अजीब पौधे की लाल पंखुड़ियां बाहर निकलीं। सुई कुछ नहीं कर सका सिवाय भय से देखने के। जब उसका बाकी शरीर भी पानी की सतह पर आ गया, महिला के सीने से भी कुछ जीभ जैसी चीजें बाहर निकल आईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई परजीवी रह रहा हो। सुई ने भय में महसूस किया कि यह महिला 29वीं मंजिल की निवासी थी। मृत शरीर को देखकर सुई जड़ हो गया।
मृत शरीरों जैसी सामान्य प्रलय विशेषताओं का आदी था। हालांकि वह शरीर से अपनी नजरें नहीं हटा सका और निष्कर्ष निकाला कि यह कई दिनों तक पानी के नीचे रहा था और अब सूज गया था। शरीर पर अमानवीय विशेषताएं थीं और एक और बात जो सुई ने देखी वह यह थी कि उसके हाथों को किसी चीज ने चबाया था। केवल हाथ की हड्डियां बची थीं। इसका मतलब हो सकता है कि पानी में मछलियां थीं, या सबसे बुरा, मछलियों से भी बदतर कुछ कुछ अलग और भयानक, गहरे में छिपे हुए राक्षस जो लापरवाह शिकार की प्रतीक्षा करते हैं। और नीचे की अंधकारमयता संदिग्ध रूप से हिली, हमारे नायक की आशंका की पुष्टि करते हुए। तो यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, कम से कम यहां नहीं। ऐसे में सबसे पहले यहां जीवित रहने की व्यवस्था करना आवश्यक था, कम से कम कुछ समय के लिए, और आवश्यक आपूर्ति इकट्ठा करना। सबसे महत्वपूर्ण था खाद्य आपूर्ति, और यह महत्वपूर्ण था कि उनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो। अगला कदम आत्मरक्षा के लिए हथियार और आवश्यक उपकरण ढूंढना था। सूखे और साफ कपड़े भी जरूरी थे। सुई ने आग के स्रोतों की आवश्यकता को भी नहीं भुलाया और उन्हें ठीक से जमा कर लिया। संक्षेप में उसे यह कल्पना करनी थी कि वह एक निर्जन द्वीप पर सीमित आपूर्ति के साथ है, लेकिन यहां जीवित रहना केवल समस्या का एक हिस्सा था। उसकी मुख्य चिंता अब यहां से भागने की योजना थी। इसके लिए कई विकल्प थे। पहला था कि बस यहां रहें, शांति से जिएं और बचाव का इंतजार करें। वह छत पर चढ़कर कुछ कबाड़ में आग लगा सकता था ताकि धुएं से मदद के लिए संकेत दे सके। साथ ही पड़ोसियों के अपार्टमेंट्स में जाकर देखना भी जरूरी होगा कि क्या उनके पास अभी भी कुछ सामान है। अंततः अगर वह भाग्यशाली रहा तो उसे ढूंढ लिया जाएगा और बचा लिया जाएगा। अगर नहीं तो अंततः सब कुछ पानी के नीचे चला जाएगा और वह मछलियों का खाना बन जाएगा। सच कहें तो यह एक काफी संभावना है। यह सब मौके और किस्मत पर निर्भर था, इसलिए सुई केवल इस विकल्प पर निर्भर नहीं कर सकते थे। दूसरा विकल्प अधिक दिलचस्प था। उसे एक बेड़ा बनाना था। यह भी एक जोखिम भरी यात्रा थी, लेकिन एक हताश उपाय के रूप में यह काफी उपयुक्त थी। इसलिए सुई ने फैसला किया कि जब उसके पास 75% सामान बचा होगा तो वह जोखिम उठाएगा और बचाव की तलाश में यहां से बेड़ा लेकर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले उसे पहला विकल्प आजमाना था, और इसके लिए उसे छत पर आग जलानी थी और बस किस्मत पर भरोसा करना था। शायद सर्वनाश के बाद किस्मत उस पर मुस्कुराएगी। जैसे ही वह छत की ओर जाने वाले गलियारे में दाखिल हुआ, सुई आश्चर्य से जम गया। पानी के नीचे पैरों के निशान थे, इंसानी पैरों के निशान। हालांकि सुई खुश होने की जल्दी में नहीं थे। बेशक यह अच्छा होता अगर वह इमारत में अकेले जीवित नहीं होते, लेकिन एक तथ्य था जो उन्हें डराता था। यह कोई व्यक्ति बाढ़ से भरी सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ आया था और उस जोड़े के अपार्टमेंट में प्रवेश किया था जहां हमारा नायक कुछ घंटे पहले था। सवाल यह था कि वह बाढ़ से भरी सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ कैसे आया। उसे सबसे बुरे के लिए तैयार होना था, और अजनबी का सामना करने से पहले सुई अपने कमरे में गया और ठीक से हथियार बंद हो गया। वह एक हथौड़ा और एक कसाई चाकू के साथ क्लासिक सर्वाइवर का स्टार्टर किट ले जा रहा था। इन हथियारों ने सुई को आत्मविश्वास दिया और वह उस अपार्टमेंट के पास गया और पूछा कि क्या अंदर कोई जीवित है। कमरे से पानी पर कदमों की आवाज और सरसराहट सुनाई दी। अंदर निश्चित रूप से कोई था, लेकिन सवाल यह था कि अगर वह वास्तव में एक जीवित व्यक्ति था तो उसने जवाब क्यों नहीं दिया। अंत में अंधेरे से एक सड़ा हुआ पैर बाहर निकला। वह किसी तरह की ज़ॉम्बी महिला थी और वह पहले से ही ताजा मांस की गंध ले सकती थी। जब उसने कोने से बाहर देखा तो सुई को तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति खराब है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी समझ वापस पा सके, ज़ॉम्बी पहले ही कूद चुकी थी। अंधेरा ज़ॉम्बी के लिए कोई समस्या नहीं था, लेकिन अंधेरे के कारण सुई समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और वह सीधे उस पर कूद गई। वह बहुत करीब थी और उसके टेढ़े मेढ़े टूटे हुए दांत हमारे नायक के चेहरे के पास ही छटक रहे थे। फिर सुई चिल्लाया कि वह मरने वाला नहीं है और अपनी ताकत जुटाकर उसे अपने पैर से दूर धकेल दिया। बेशक इससे उसे नहीं रोका और मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी होकर वह फिर से आगे बढ़ी। इस बार सुई अपने हथियार का उपयोग करने के लिए पहले से तैयार था। जैसे ही वह पर्याप्त करीब आई, उसे तुरंत सिर पर एक ताजा हथौड़े का प्रहार मिला। आश्चर्यजनक रूप से यह इस ज़ॉम्बी को हमेशा के लिए शांत करने के लिए पर्याप्त था। सुई इस बात से अप्रिय रूप से आश्चर्यचकित थे कि दुनिया में ज़ॉम्बी थे और सोचने लगे कि क्या यह बाढ़ के कारण उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है। अचानक ज़ॉम्बी का शव नीली चमक से चमक उठा और हमारे नायक के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिसमें कहा गया कि उसने 5 में से एक आध्यात्मिक स्रोत प्राप्त किया है। बेशक उसे नहीं पता था कि यह क्या था। यह सिस्टम विंडो कहाँ से आ सकती थी, जैसे किसी खेल की तरह, और आखिरकार इस आध्यात्मिक स्रोत का क्या मतलब था। अचानक उसने महसूस किया कि उसका शरीर शक्ति से भर गया है, यहाँ तक कि उसके हाथ में हथौड़ा भी हल्का हो गया। अब वह खुद उसी नीली रोशनी से चमक रहा था जिससे कुछ समय पहले मृत ज़ॉम्बी चमक रहा था। सुई को अब ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ उसके अंदर समा गया है। क्या उसने ज़ॉम्बी को मारने के लिए एक यूनिट आत्मा स्रोत अर्जित किया था? जाहिर है इस आत्मा स्रोत का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि लड़ाई के दौरान लगी चोट अब दर्द नहीं कर रही थी। इसके अलावा सारी थकान गायब हो गई थी और सुई को ऊर्जा की एक लहर महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अब उसे यह समझना था कि ज़ॉम्बी के शव के साथ क्या करना है। वह इसे वहीं नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि रात में यह फिर से जीवित हो सकता था। समाधान स्वाभाविक रूप से आया। उसने तय किया कि वह बाहर निकलने के पास तैरती उस छाया को खिलाएगा। इसलिए उसने ज़ॉम्बी को पैर से पकड़ा और उसे घसीट कर ले गया। ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत अलग हो गई है और यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें उसे जीवित रहना होगा। चलते फिरते मृत, रहस्यमयी क्षमताएं, एक अज्ञात आत्मा स्रोत, और कौन जानता है
स्रोत और कौन जानता है क्या और। जो हो रहा था उसे सामान्य समझ के अनुसार समझाना संभव नहीं था। यह अज्ञात था कि इस महिला के साथ जो परिवर्तन हुए थे वे आकस्मिक थे या आसन्न। लेकिन अगर पड़ोस के सभी शव अब उसके जैसे दिखते हैं तो शहर एक अत्यंत खतरनाक स्थान बन गया होगा। आखिरकार यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि बाढ़ में कितने लोग मारे गए थे, शायद लाखों। उस स्थिति में यह जगह भी सुरक्षित नहीं थी। जितनी जल्दी हो सके बचाव दल के पास जाना आवश्यक था। सुई छत पर चढ़ गए और वहां आग के लिए कचरे का ढेर इकट्ठा किया। उन्होंने फिर से चारों ओर देखा और भले ही उन्होंने इस जगह को कई बार देखा था, वह अपनी डर को मुश्किल से ही रोक पा रहे थे। बाढ़ कितनी बड़ी होनी चाहिए कि इसके परिणाम इतने भयानक हों। सुई ने पड़ोसी इमारत की ओर देखा जिसमें भी 30 मंजिलें थीं और सोचा कि क्या वहां भी उनके जैसे कोई जीवित बचा है, लेकिन वह इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं करने वाले थे। वह जल्द ही पता लगा लेगा। सुई ने जल्दी से संकेत की आग जलाई और आशा के साथ उसे जलते हुए देखा। दुर्भाग्यवश समय बीत रहा था और आग लगभग बुझ चुकी थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। यदि आसपास कोई जीवित बचा था तो उन्हें उसकी इमारत की छत से उठते हुए घने धुएं को देखकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। वास्तव में काले धुएं का स्तंभ बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था और निश्चित रूप से कई किलोमीटर दूर तक, लेकिन आग जल चुकी थी और कुछ नहीं हुआ। आधे घंटे के बाद भी चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था जिसे केवल लहरों की आवाज तोड़ रही थी। निराश सुई वापस नीचे चलने लगे, यह गणना करते हुए कि उनके पास केवल 4 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य आपूर्ति थी। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ही उसे रुकना पड़ा। उसके रास्ते में पानी था। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब वह पहली बार यहाँ आया था तब पानी 30वीं मंजिल तक नहीं पहुंचा था। अब पूरा हिस्सा जलमग्न हो गया था, इसलिए जल स्तर अभी भी बढ़ रहा था और 30वीं मंजिल पर भी रहना सुरक्षित नहीं था। समय अब हमारे नायक के खिलाफ खेल रहा था और उसे जल्द से जल्द एक बेड़ा बनाना था। सुई नहीं जानते थे कि कल उनके लिए भाग्य क्या तैयार करेगा, इसलिए उन्हें तैयार रहना था। हमारा नायक तुरंत काम में लग गया और कुछ ही घंटों में वह सफल काम के बाद राहत की सांस ले रहा था। सुई ने कुछ दरवाजों के फ्रेम, एक बिस्तर के फ्रेम और कुछ दराजों से एक बेड़ा बनाया। ऐसी संरचना 300 किलोग्राम तक का भार सहन कर सकती है। सौभाग्य से सुई को पहले से ही नाव चलाने का अनुभव था, क्योंकि उन्होंने अपने छात्र दिनों में नाव दौड़ में भाग लिया था। और अगर वह एक और चप्पू बना सकते तो वह निश्चित रूप से पड़ोसी इमारत तक तैर सकते थे। एक चप्पू के रूप में उन्होंने एक कपड़े का हैंगर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया जो उन्हें एक अपार्टमेंट में मिला। पेड़े पर वापस जाने से पहले उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और थोड़ी देर रुके। वहां उन्होंने एक और डूबते हुए ज़ॉम्बी को देखा जो लहरों के बीच निर्जीव और लटकता हुआ लग रहा था। यहाँ पहले कोई ज़ॉम्बी नहीं थे, उसे यह अच्छी तरह याद था। क्या सामान्य लाशें इतनी जल्दी म्यूटेट हो गई थीं? खैर, जब तक पानी का स्तर नहीं बढ़ा था, सुई अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर ज़ॉम्बी को अंदर आने से पहले खत्म कर सकता था। ऐसा करने के लिए उसने एक हथौड़े को हैंगर से जोड़ा और हैंगर के दूसरे सिरे का उपयोग करके उसे पास खींचने की कोशिश की। ज़ॉम्बी तुरंत जीवित हो गया और हैंगर को काटने की कोशिश करने लगा। सुई ने ऐसी मोड़ की उम्मीद की थी, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। ज़ॉम्बी के हिलने के बाद कुछ उसे पानी के नीचे खींच ले गया। हमारे नायक को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था और इस बेचारे मरे हुए आदमी को क्या डुबो रहा है। बेचारे ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया और लंबे काले साए उसे गहराई में खींच ले गए जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। केवल हवा के बुलबुले बचे थे जहां ज़ॉम्बी एक पल पहले था। सुई ने जो देखा उससे वह भयभीत हो गया। वह इतना डर गया कि उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और डर के मारे अपनी सांसें संभालने की कोशिश की। इस शापित पानी में लाशों के अलावा पानी में कुछ और भी बहुत डरावना छिपा हुआ था। उसे याद आया कि उसने जो पहली महिला की लाश देखी थी उस पर काटने के निशान थे। अब जिस बेड़े को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, इस उम्मीद में कि वह इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ सके, उसकी सुरक्षा संदिग्ध थी। अगर वह बेड़े पर तैरकर किसी दूसरी इमारत तक जाने की कोशिश करता तो पानी में मौजूद आक्रामक जीव उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले डुबो सकते थे। लेकिन यहाँ रहना भी कोई विकल्प नहीं है। केवल 4 दिन का खाना बचा है और यह तो छोड़िए कि पानी का स्तर अभी भी बढ़ रहा है और कई लाशें हैं जो म्यूटेट हो सकती हैं। सुई को एक पल की भी शांति नहीं थी। जल्द ही बेजान हाथ उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देने और पीटने लगे। अपने विचारों में डूबे हुए हमारे नायक ने बस इसे जिंक्स कर दिया। जब वह चुपचाप बैठा था तो ज़ॉम्बी ने उसके दरवाजे में रुचि खो दी और दूसरे को तोड़ने की कोशिश करने चला गया। सुई ने देखने का फैसला किया। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक और ज़ॉम्बी था। यह हाल ही में पानी में देखे गए ज़ॉम्बी जैसा ही लग रहा था। उसकी टांग टूटी हुई थी। उन पानी के नीचे के जीवों ने लगभग उसे चबा डाला था, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि यह उसकी गतिशीलता को कैसे प्रभावित करेगा। इसलिए सुई ने पहले कार्रवाई करने और हमला करने का निर्णय लिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह ज़ॉम्बी फिर भी उसके पास आ जाता और अब छुपकर हमला करने का सही समय था। ज़ॉम्बी के पास आखिरी बार दहाड़ने का ही समय था, इससे पहले कि वह एक सटीक हथौड़े के वार के बाद मर गया। एक वार का मतलब एक मरा हुआ ज़ॉम्बी। यह काफी अच्छी दक्षता है। जैसा कि सुई ने उम्मीद की थी, उसने सही अनुमान लगाया और ज़ॉम्बी को मारने के बाद एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। आध्यात्मिक स्रोत की प्रगति अब 5 में से 2 तक बढ़ गई थी। यह ठीक वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वह फिर से मजबूत हो गया था। इसका मतलब था कि अगर वह इन उत्परिवर्तित लाशों को मारता रहा और आध्यात्मिक स्रोत स्तर प्राप्त करता रहा तो वह और भी मजबूत हो सकता था। उस स्थिति में सुई को न केवल साधारण ज़ॉम्बीज को हराने की उम्मीद होगी, बल्कि उन रहस्यमय पानी के नीचे के जीवों को भी, और अंततः बाढ़ वाले क्षेत्र को पार करके भागने की।
हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि आध्यात्मिक स्रोत का क्या मतलब है। उसे पहले ही 2 मिल चुके थे, लेकिन सवाल यह था कि जब उसे सभी 5 मिल जाएंगे तो क्या होगा। उसके पीछे उसने कांच टूटने की आवाज सुनी। इतने सारे विरोधियों के आने से हमारे नायक को जल्द ही पता चल जाएगा। एक ज़ॉम्बी ने उसके बेडरूम की खिड़की तोड़ दी थी। पिछले वाले की तरह उसे भी हर जगह काटा गया था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतहीन भूख से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ा। यह ज़ॉम्बी पिछले वाले से अलग था। यह एल्यूमिनियम कांच की खिड़की तोड़ने के लिए काफी मजबूत था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। सुई को जीवित रहने के लिए उसे मारना पड़ा। महाकाव्य लड़ाई शुरू हुई। ज़ॉम्बी बनाम मानव, हथौड़ा बनाम हड्डी, कौन जीतेगा। लेकिन उसका हमला अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि ज़ॉम्बी ने बिना किसी समस्या के उसका हथियार पकड़ लिया। जैसा कि सुई ने उम्मीद की थी, ये ज़ॉम्बी वास्तव में पिछले वाले से अधिक मजबूत और फुर्तीला था। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि वह अपने हाथ से उसके हमले को रोकने में सक्षम था, जो उसकी आदिम मार्शल कला कौशल का संकेत था। अगर उसे दूसरी आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिली होती जिसने उसकी ताकत बढ़ाई, तो उसकी हार निश्चित थी। सौभाग्य से जब तक उसे लगा कि वह ज़ॉम्बी से बराबरी पर लड़ सकता है, इसका मतलब था कि उसके जीतने का मौका था। लेकिन यह केवल ऐसा ही लग रहा था। अगले ही पल उसने ज़ॉम्बी को एक पैर से किक मार दी। सुई के विचार में यह कम से कम ज़ॉम्बी को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, लेकिन यह बिल्कुल भी काम नहीं किया। ज़ॉम्बी ने उसकी टांग को तिरस्कार से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि वह क्या करने जा रहा है। सुई की योजना शुरू से ही विफल होने के लिए थी, क्योंकि उसने यह ध्यान में नहीं रखा था कि ज़ॉम्बी दर्द से नहीं डरते और ऐसे किक उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाते। दुर्भाग्यवश सुई के पास यह क्षमता नहीं थी और वह दर्द को पूरी तरह से महसूस कर सकता था। अगले ही पल ज़ॉम्बी ने उसे अपनी किक से उड़ा दिया। ताकत से अलमारी से टकराते हुए हमारे नायक ने अलमारी को चकनाचूर कर दिया। कपड़ों के ढेर के नीचे पड़े हुए सुई ने खांसा और भारी सांस ली। चोट का असर उससे कहीं ज्यादा था जितना उसने सोचा था। दर्द इतना तीव्र था कि उसे लगा कि ज़ॉम्बी ने उसकी कई पसलियां तोड़ दी हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। वह घायल था और अभी भी कमजोर था, और ज़ॉम्बी लगातार आ रहा था। क्या यह वास्तव में अंत था और वह इसी तरह मरने वाला था? ऐसा लग रहा था जैसे समय धीमा हो गया हो। सुई बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था। कुछ समय पहले ही उसे एक अच्छी नौकरी मिली थी और उसकी जिंदगी आखिरकार बेहतर होने लगी थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह इस आपदा से बचने वाले कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक था। बिना किसी कारण के मर जाना बहुत बड़ी शर्म की बात होती। उसी क्षण हमारे नायक ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उसे किसी भी कीमत पर जीवित रहना था। हालांकि ज़ॉम्बी उससे अधिक शक्तिशाली था, फिर भी सुई के पास एक अच्छी तरह से काम करने वाला दिमाग था, जिसका उसने लाभ उठाने का निर्णय लिया। अपने कपड़े पकड़कर हमारा नायक ज़ॉम्बी के उसके जाल में फंसने का इंतजार करते हुए जम गया। एक क्षण के लिए लाखों वर्षों का विकास। जैसे ही ज़ॉम्बी कपड़े पर कदम रखा, सुई ने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। अप्रत्याशित रूप से ज़ॉम्बी ने अपना संतुलन खो दिया और गिरने लगा। हमारे नायक के लिए यह एक मौका था। वह तुरंत अपने हाथों में हथौड़ा लेकर ज़ॉम्बी की ओर दौड़ा। सौभाग्य से हथौड़े के प्रहार लातों के विपरीत बहुत कम ही असफल होते थे। सिर्फ एक प्रहार ही काफी था, जिससे ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया, और इस बार ऐसा लग रहा था कि वह सच में मर चुका है। जब यह सब खत्म हो गया तो सुई ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह जीवित बच गया, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसने एक और आत्मा स्रोत प्राप्त किया था, और अब उसे केवल 2 और प्राप्त करने थे। सुई ने यह भी खोजा कि आत्मा स्रोत में उपचार शक्ति थी, क्योंकि जो घाव उसे मिले थे ज़ॉम्बियों के साथ लड़ाई के दौरान पहले ही गायब हो चुके थे। यह वही था जिसकी उसे जरूरत थी, क्योंकि अन्यथा वह शायद मर ही जाता। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक हमारे नायक ने अपने पीछे कुछ शोर सुना। ये फिर से ज़ॉम्बी थे, और इस बार वे 2 थे। एक भयंकर गर्जना के साथ वे सुई की ओर दौड़े। हालांकि इस बार हमारे नायक के पास और भी अधिक ताकत थी, और वह पहले ज़ॉम्बी को एक ही वार में बिना किसी कठिनाई के निपटा सका। दुर्भाग्यवश दूसरा ज़ॉम्बी उसके पास आकर उसकी बाह पकड़ने में सफल हो गया। लेकिन इस प्रतीत होने वाली निराशाजनक स्थिति में भी हथौड़े ने अपना काम पूरी तरह से किया और निर्दयता से ज़ॉम्बियों के सिरों को छुआ। इस बार ज़ॉम्बी आखिरकार मर गया। जैसे ही वह धड़ाम से फर्श पर गिरा, एक लंबे समय से प्रतीक्षित शांति छा गई। लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अगले ही पल सुई को सूचनाएं मिलने लगीं कि उसने सफलतापूर्वक 5 आध्यात्मिक स्रोत एकत्र कर लिए हैं और उसका स्तर बढ़ गया है। अब उसने स्तर 1 का शारीरिक प्राप्त किया, और अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 10 आध्यात्मिक स्रोतों की आवश्यकता थी। स्तर बढ़ने के कारण हमारा नायक पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन यह सभी लाभ नहीं थे। उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई, जिसमें 2 उपलब्ध सुधार विकल्प थे, पेट और फेफड़े। इन दोनों सुधारों का सर्वनाश के दौरान बहुत उपयोग था, जिसके लिए सुई 2 बार सोचने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन चूंकि हर जगह पानी था और यह जोखिम था कि वह पानी में समाप्त हो जाएगा, फेफड़ों की क्षमता स्पष्ट रूप से अधिक उपयोगी थी। यही कारण था कि उसने दृढ़ता से अपने फेफड़ों को मजबूत करने का निर्णय लिया। प्रणाली ने तुरंत सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में वह तेजी से चमकने लगा और उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया। कुछ अजीब ऊर्जा उसके फेफड़ों में प्रवाहित होने लगी, उन्हें फैलाने और मजबूत करने लगी। ये काफी दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन सुई के विचार में यह दर्द सहने लायक था।
एक बार जब यह समाप्त हो गया तो उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसे वास्तव में महसूस हुआ कि उसकी फेफड़ों की क्षमता पहले की तुलना में बढ़ गई थी। ऐसा लगा जैसे अब वह कम से कम 3 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। सुई को उम्मीद थी क्योंकि अब वह विकसित हो सकता था जीवित रहने के लिए। इस कठोर और क्रूर दुनिया में जीवित रहना इतना असंभव कार्य नहीं लग रहा था। उसके अनुमानों के अनुसार अगर वह 10 और आध्यात्मिक स्रोत इकट्ठा कर लेता तो उसे एक बार फिर से एकल संवर्धन प्राप्त होता। उस स्थिति में यहां से बाहर निकलने की उसकी संभावनाएं और भी बढ़ जाती। हालांकि इसके बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी था और पहले उसे रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी थी। ये कमरा अब रहने लायक नहीं था, इसलिए सुई ने पड़ोसी अपार्टमेंट में सोने का फैसला किया। इस व्यस्त दिन के अंत में उसने एक निर्णय लिया। वह निश्चित रूप से यहां से बाहर निकल जाएगा जैसे ही उसे अगला सुधार मिलेगा। एक बड़ा छींटा सुनाई देता है और सुई पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह डूब रहा है उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे मजबूत बनने के लिए कहती है। यह सुनकर सुई को होश आता है और वह सोचता है कि क्या हो रहा है, वह क्यों डूब रहा है। लेकिन जैसे ही वह और नीचे डूबता है उसके नीचे एक विशाल हाथ प्रकट होता है। सुई हाथ पर उतरता है और उसके सामने खड़ी विशाल लबादा पहने आकृति को देखता है। रहस्यमय आकृति उसे मजबूत बनने के लिए कह रही थी। हमारा नायक उससे पूछता है कि वह कौन है, लेकिन वह केवल इतना कहता है कि वह उस जगह पर उसका इंतजार कर रहा था। उसके जवाब से हमारा नायक बहुत कम समझ पाया और उसने फिर से मूर्ति से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह अपनी आंखें खोलता है और महसूस करता है कि यह सब एक सपना था। सुई पूरी तरह से चकित था कि क्या हुआ था, लेकिन अब उसके सामने बड़ी समस्याएं थीं। उसके ऊपर एक विशाल छाया मंडरा रही थी, जिसका मतलब केवल एक ही हो सकता था। उसके पीछे कोई था। उसने मुड़कर देखा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे तुरंत डर और सदमे में डाल दिया। खिड़की के पीछे से एक विशाल मेंढक जैसे प्राणी जिसकी दानवी लाल आंखें थीं उसे घूर रहा था। एक विशाल राक्षस जिसकी लंबी जीभ है आपको घूर रहा हो, यह वह तस्वीर नहीं है जिसे आप जागने पर देखना चाहेंगे। हालांकि सुई के पास कोई विकल्प नहीं था। यह पहली बार था जब उसने इतना बड़ा राक्षस देखा था, इसलिए उसने मान लिया कि यह वही प्राणी था जिसने पहले देखी गई लाश को कुतर दिया था। हमारे नायक ने महसूस किया कि यहाँ से बाहर निकलने का उसका एकमात्र मौका इस राक्षस को मारना था। प्राणी जानता था कि वह यहाँ है और निश्चित रूप से उस पर हमला करेगा अगर उसने दूसरे भवनों की ओर तैरने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल सुई अपनी ताकत को लेकर आश्वस्त नहीं था और उसने फैसला किया कि सबसे अच्छा समाधान यह होगा कि वह इंतजार करे और कुछ और आध्यात्मिक स्रोत प्राप्त करे, और जब वह पर्याप्त मजबूत हो जाए तो वह राक्षस को बाहर लाकर उसे खत्म कर दे। लेकिन सर्वनाश में कोई भी योजना बनाना सबसे अच्छा विचार नहीं था। राक्षस को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि सुई क्या योजना बना रहा था। उसके पास भविष्य के लिए अपनी खुद की दृष्टि थी जो खिड़की तोड़कर उस आदमी को खाना था। खिड़की पर दरारों से सुई को एहसास हुआ कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। हालांकि मेंढक राक्षस पहली बार में इसे तोड़ने में सफल नहीं हुआ, लेकिन वह स्पष्ट रूप से वहीं रुकने का इरादा नहीं रखता था। राक्षस खिड़की को तोड़ने के अपने प्रयासों को लगातार जारी रखता रहा, जबकि सुई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे रोकने की। जब किसी समय राक्षस पानी में वापस कूद गया तो हमारे नायक को उम्मीद थी कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह गलत था। बस एक पल बाद मेंढक राक्षस फिर से प्रकट हुआ और इस बार उसने अंततः उसे कुचल दिया। सुई खुद को भयानक राक्षस के सामने पाया। उसे एहसास हुआ कि राक्षस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था और वह आसानी से उससे निपट नहीं पाएगा। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने हथौड़े से उसे मारने की कोशिश करे। राक्षस मेंढक भी चुपचाप खड़ा नहीं रहने वाला था और अपनी लंबी जीभ से हमला किया। यहाँ तक कि हथौड़ा भी किसी बिंदु पर हार जाता है। राक्षस की जीभ तेज थी जिससे सुई दरवाजे में बंद हो गया। जैसा कि निकला वह उस घिनौने मेंढक के मुकाबले में कहीं भी नहीं था। एक व्यक्ति जो केवल एक हथौड़ा लेकर सशस्त्र है, वह ऐसे राक्षस के खिलाफ क्या कर सकता है? सुई को इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए ये नहीं पता था, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। सर्वनाश में जीवित रहने के नियमों में से एक था कि जो भी हाथ में हो उसका उपयोग करें। ज्यादा सोचे बिना सुई ने एक बिस्तर पकड़ा और उसे राक्षस पर फेंक दिया। जैसा कि उम्मीद थी इससे राक्षस को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि यह हमारे नायक का लक्ष्य भी नहीं था। उसे केवल प्राणी का ध्यान भटकाना था ताकि उसे भागने का समय मिल सके। सुई ने कुछ और नहीं सोचा और बाथटब में छिप गया। उसे उम्मीद थी कि तंग जगह के कारण राक्षस उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। इस बीच राक्षसी मेंढक घर में उसे ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहा था। सुई को अपनी सांस रोकनी पड़ी और उम्मीद करनी पड़ी कि वह उसे नहीं ढूंढेगा और बस चला जाएगा, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। अगले ही पल हमारे नायक के सामने एक विशाल राक्षसी मुंह प्रकट हुआ। अपने आकार के कारण राक्षस उसे नहीं पकड़ सका, लेकिन उसकी जीभ ऐसा कर सकती थी। हालांकि इतनी संकरी जगह से गुजरने की कोशिश में मेंढक ने पहले ही अपनी सजा लिख दी थी। दरवाजे में फंसा हुआ वह पूरी तरह से असहाय हो गया। गुस्से में चिल्लाते हुए कि उसे अतिक्रमण की सजा मिलेगी, सुई ने पूरी ताकत से कसाई के चाकू से राक्षस पर हमला किया। स्थिति की विडंबना यह थी कि वह खुद किसी और की संपत्ति में अतिक्रमण कर रहा था, लेकिन वह तो बस गैर जरूरी विवरण थे। यह वार सीधे आंख पर पड़ा और चाकू बिना किसी परेशानी के मांस में घुस गया। अगले ही पल हरा खून बह निकला और राक्षसी मेंढक ने दिल दहला देने वाली चीख निकाली। आंख का रंग बदल गया, जिससे सुई ने मान लिया कि राक्षस मर चुका है। हालांकि हमारे नायक ने पहले कई फिल्में देखी थीं, जहां नायकों ने अपनी लापरवाही की कीमत चुकाई थी, इसलिए उसने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि वह मर चुका है।
वह फिर से मौत के कगार पर था, लेकिन इस बार वह भाग्यशाली था और सब कुछ अच्छे से समाप्त हुआ। इसके अलावा राक्षस मेंढक को मारने के इनाम के रूप में उसे 8 आध्यात्मिक स्रोत मिले, जो उसके प्रयासों का अच्छा प्रतिफल था। जैसे ही आध्यात्मिक स्रोत उसके शरीर में समाहित हुए, सुई ने ताकत की एक लहर महसूस की। उसकी ताकत फिर से काफी बढ़ गई थी और अब राक्षस को मारना बहुत आसान हो गया था। लेकिन अचानक उसका ध्यान मेंढक की आंख पर गया, जिससे एक चमकता हुआ नीला गोला निकलने लगा। राक्षस की आंख से बाहर निकलने के बाद गेंद सीधे सु यी की ओर उड़ गई, जिससे सु यी आश्चर्यचकित हो गए। गेंद बिना किसी मदद के उनके सिर में मिल गई। स्वाभाविक रूप से हमारे नायक इस घटना से उलझन में थे। हालांकि यह गोला एक आध्यात्मिक स्रोत जैसा दिखता था, सुई को लगा कि यह कुछ और था। लेकिन जब सिस्टम सूचना विंडो उसके सामने आई तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये एक अधूरी झांकने वाली रून थी, जिसने उसे आत्मा जानवरों पर नजर रखने और उनके बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने की क्षमता दी। विकास अनुभाग में यह भी कहा गया था कि रून एक तीसरी आंख में विकसित हो सकती है, जिसकी क्षमताएं अज्ञात हैं। यह पढ़ने के बाद हमारे नायक को अंततः यकीन हो गया कि जोखिम उठाना सही था, क्योंकि उसे न केवल आध्यात्मिक स्रोत मिले बल्कि एक नई क्षमता भी मिली। सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार इस रून का उपयोग आत्मा जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था, और सबसे पहले सुई ने इसे एक मेंढक पर आजमाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने झांकने वाले रून को सक्रिय किया, उसके सिर पर एक चमकता हुआ चिन्ह प्रकट हुआ। रून वास्तव में काम कर रहा था और हमारे नायक ने पहचाना कि उसके सामने एक साइक्लोप्स मेंढक का शरीर पड़ा था। यह प्रजाति स्तर 1 की आत्मा जानवरों के अभिजात वर्ग समूह का हिस्सा थी और मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के मृत जानवरों पर निर्भर थी। इन मेंढकों का स्वभाव उग्र था। एक बार जब वे अपने शिकार को देख लेते तो कभी पीछे नहीं हटते। इनके साइक्लोप्स मेंढक राजा में विकसित होने की संभावना थी। सुई के आश्चर्य की बात यह थी कि वह मेंढक वास्तव में एक अभिजातीय राक्षस था। हालांकि इस राक्षस के कौशल स्तर को बढ़ाने का सिद्धांत अभी भी स्पष्ट नहीं था। बाढ़, मृत, राक्षस और आध्यात्मिक स्रोत अचानक प्रकट हो गए। इस समय दुनिया में वास्तव में अविश्वसनीय परिवर्तन हो रहा था। जो कभी सामान्य ज्ञान कहा जाता था, उसका अब कोई अर्थ नहीं था। हालांकि कुछ ऐसा भी था जो नहीं बदला था। उसके पास पहले की तरह केवल एक ही जीवन था, लेकिन मरने के खतरों और जोखिमों में बहुत वृद्धि हो गई थी। यही कारण था कि उसे बहुत सावधान रहना पड़ा और उसे किसी भी कीमत पर बाहर निकलना पड़ा और यह पता लगाना पड़ा कि बाहर क्या हो रहा था। बाढ़ का तीसरा दिन आ गया था। इन 3 दिनों में इस दुनिया के नियम पूरी तरह बदल गए थे। सुई का मुख्य कार्य अब आध्यात्मिक स्रोत प्राप्त करना था। ऊई बा केवल प्रलय की परिस्थितियों के अनुकूल होकर और मजबूत बनकर ही उसके पास जीवित रहने का मौका होगा। पिछली रात के दौरान जॉम्बी मेंढक की लाश की ओर भाग गए और उसे खाने लगे। सुई पहले से ही जानता था कि अपनी नई रून का उपयोग कैसे करना है, इसलिए उसने अपने शिकारों का परीक्षण करने के लिए इसे सक्रिय किया। दुर्भाग्यवश सभी जॉम्बी निम्न श्रेणी के निकले। दी गई जानकारी से वह यह भी जान सका कि उनके अपने प्रकार को खाने पर उनके विकसित होने की एक निश्चित संभावना थी, लेकिन फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसकी उसे आवश्यकता थी, क्योंकि उसे फिर से उन्नति के लिए केवल 2 आध्यात्मिक स्रोतों की आवश्यकता थी। उसकी ताकत और फुर्ती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसके लिए सभी जॉम्बीज को एक पल में संभालना मुश्किल नहीं था। अंत में सुई सफलतापूर्वक उन आत्मा स्रोतों को प्राप्त करने में सक्षम हो गया जिनकी उसे जरूरत थी। बिना समय बर्बाद किए उसने तुरंत उन्नयन शुरू कर दिया। इसे पूरा करने के बाद सिस्टम ने उसे सूचित किया कि वह स्तर 2 मानसिक बन गया है और अगले सुधार के लिए आवश्यक आध्यात्मिक स्रोत पहले से ही 20 हैं। सुधार के बाद पिछली बार की तरह हमारे नायक के पास शरीर के अंगों को उन्नत करने का विकल्प था। उसके पेट और फेफड़ों के अलावा इस बार उसके पास अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने का भी अवसर था। इस समय सुई कम से कम 4 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते थे, लेकिन समस्या यह थी कि वह पानी में कुछ बहुत भयानक चीज का सामना कर सकते थे और यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता। इस तरह से सोचते हुए उन्होंने इस बार अपनी मांसपेशियों को सुधारने का निर्णय लिया। मांसपेशियों को मजबूत करने का मतलब था अधिक मांसपेशी द्रव्यमान, अधिक ताकत, बेहतर मांसपेशी नियंत्रण और बेहतर सहन शक्ति। इसलिए उसे अपने चुनाव पर कोई संदेह नहीं था। अगले ही पल सुई ने एक पहले से अनजान एहसास महसूस किया। ताकत की लहर, साथ ही ताकत में वृद्धि उस समय की तुलना में कुछ भी नहीं थी जब उसने आध्यात्मिक स्रोतों को अवशोषित किया था। अब उसकी ताकत और अपने शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। वह अपने शरीर की हर मांसपेशी को स्वतंत्र रूप से महसूस कर सकता था। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इन्हीं शब्दों के साथ सुई ने हथौड़ा हाथ में लेकर जॉम्बीज को कुचलने के लिए कदम बढ़ाया। वह अपनी नई क्षमताओं को आजमाने के लिए उत्सुक था और सौभाग्य से उसे लंबे समय तक अभ्यास साथी की तलाश नहीं करनी पड़ी। सही कहें तो साथी नहीं, बल्कि एक पंचिंग बैग। जैसा कि उम्मीद थी, जॉम्बी एक ही मुक्के में हार गया। दूसरी ओर सुई बहुत अधिक बल लगाने के आदी नहीं थे और मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। यह ताकत निश्चित रूप से वही थी जिसकी उन्हें जरूरत थी और अब इसके साथ वह आगे बढ़ सकते थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने बाकी चलती लाशों से निपट लिया, जो नई शक्ति के साथ अभ्यस्त होने के लिए एक अच्छा अभ्यास था। हालांकि सुई को आश्चर्य हुआ कि उन्हें मारने के बाद भी उन्हें एक भी आध्यात्मिक स्रोत नहीं मिला, लेकिन इससे वह ज्यादा परेशान नहीं हुए। उसे एहसास हुआ कि इन जॉम्बीज का स्तर इतना ऊंचा नहीं था कि वह अपना स्तर बढ़ा सके। उसे और मजबूत विरोधियों की तलाश करनी थी और इसके लिए उसे अंततः छाया से बाहर आना था और किसी चीज की उम्मीद करना बंद करना था। आज ही उसे बेड़ा पूरा करना था और यहाँ से निकलना था।
आवश्यक सामग्री और उपकरण इकट्ठा करने के बाद सुई अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। हालांकि यह बहुत बड़ी नहीं थी और उसका लक्ष्य सिर्फ एक पड़ोसी इमारत था। यह शोध और खोज के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। एक आदमी के लिए एक छोटा कदम और पूरी मानवता के लिए एक बड़ा कदम। लेकिन कुछ दर्जन मीटर की ऐसी दूरी भी मजाक नहीं थी, क्योंकि हमारे नायक को नहीं पता था कि पानी के नीचे क्या था और वह किस तरह के राक्षस से मिल सकता था। लेकिन उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि उस इमारत में वह शायद जल्दी या बाद में भूख से मर जाता। आखिरकार इमारत तक पहुंचने के बाद सुई ने सबसे पहले खिड़की तोड़ी। इसी खिड़की से वह अंदर घुसने की योजना बना रहा था। अब वह अज्ञात का सामना कर रहा था, जिसमें कई अलग अलग खतरे छिपे हो सकते थे। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे आगे बढ़ना था। कमरे में जीवन के कोई संकेत न मिलने के बाद सुई ने अंततः अंदर चढ़ने का निर्णय लिया। फर्नीचर पर उसी तरह की मोटी धूल की परत थी जैसे उसके पड़ोसियों के यहाँ। अगले कमरे में भी स्थिति समान थी। यह स्पष्ट था कि कोई इस जगह को बहुत पहले छोड़ चुका था। दुर्भाग्यवश वहां जो भी खाना था वह पहले ही खराब हो चुका था। लेकिन हमारे नायक को अब भी उम्मीद थी कि लोग छत पर भागने में सफल हो सकते हैं। हालांकि अचानक सुई का ध्यान पड़ोसी कमरे से आ रही खराब खून की तेज गंध ने आकर्षित किया। जांच करने का निर्णय लेते हुए उसने सावधानी से दरवाजा खोला। अंदर एक कम सुखद दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। खून के तालाब में कई ज़ॉम्बियों की लाशें पड़ी थीं। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि ये जीवित लोग नहीं थे, बल्कि ज़ॉम्बी थे जिन्हें किसी ने मारा था। सवाल यह था कि उन्हें किसने मारा। ये संभावना नहीं थी कि राक्षस एक दूसरे पर हमला करेंगे, इसलिए सुई को उम्मीद थी कि इस इमारत में उसके जैसे कुछ जीवित लोग छिपे हो सकते हैं। इसे जांचने के लिए उसने तुरंत अपनी झांकने वाली रोंद सक्रिय की। जब उसने इमारत की तलाशी ली तो उसे काफी बड़ी संख्या में और मरे हुए ज़ॉम्बी मिले। उनकी संख्या के आधार पर सुई ने अनुमान लगाया कि जिसने यह किया वह भी उसके जैसा एक आध्यात्मिक स्रोत वाहक होना चाहिए। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वह अभी भी यहाँ है या नहीं। एक बंद अपार्टमेंट मिलने के बाद उसने दरवाजा खटखटाना शुरू किया और पूछा कि क्या अंदर कोई है। उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अचानक उसने देखा कि जमीन पर एक चाबी पड़ी है। जब उसने दरवाजा खोला और अंदर गया तो उसने देखा कि फर्श पर एक मृत व्यक्ति पड़ा है, जिसके हाथ में एक बेसबॉल बैट है। संभवतः उसी से उसने सभी बुराई का सामना किया था। पीकिंग रूम ने उसे एक चलती फिरती लाश के रूप में पहचान नहीं किया, जिसका मतलब था कि वह जीवित बचा था। उसकी शर्ट पर बड़े पंजों के निशान से यह स्पष्ट था कि वह उस विशाल मेंढक जैसे राक्षस से हार गया था, और शायद अगर वह थोड़ा पहले आ गया होता तो वह बच सकता था। हालांकि अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। अतीत को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए हमारे नायक ने उसका हथियार अपनाने और लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। हालांकि अचानक उसकी रून जीवित प्राणी पर प्रतिक्रिया करने लगी और तेज रोशनी से चमक उठी। अगले ही पल सुई ने अलमारी से कुछ हल्की आवाजें सुनी। उसके पास जाकर उसने सावधानी से दरवाजा खोलना शुरू किया। वहां क्या था यह कहना मुश्किल था, इसलिए अतिरिक्त सावधानी से कोई नुकसान नहीं होगा। एक पल के लिए अपनी सांस रोककर सुई ने दरवाजा तेजी से खोला और अगर जरूरत पड़ी तो हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसा कि निकला उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जो उसने देखा उससे हमारे नायक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके सामने अलमारी में एक छोटी लड़की बैठी थी जो उसे खाली नजरों से देख रही थी।